वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस शानदार सेशन में। और मैं अजय कुमार मिश्रा आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम लोग एक मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, है ना। सो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग टॉप 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं 2024 में। ठीक है, सो बिल्कुल रेडी हो जाइए पेन कॉपी के साथ, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। जो बच्चे कंप्लीट एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, उनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई साधन नहीं है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऐप है जो आप अपने मोबाइल में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्कैनर है, इसके थ्रू आप इसको स्कैन कीजिए, डेफिनेटली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आप लिखिए राइस स्मार्ट, डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कंप्लीट एसएससी का सॉल्यूशन, जिसमें आपको डेली 3 आवर्स लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और टॉपिक वाइज वीडियोस। जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस का मतलब है ये वो टॉपिक्स हैं या वो वीडियोस होंगे जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब जब आप कोई लाइव क्लास में बैठेंगे तो उसके पहले ही का फाउंडेशन हम आपको दे चुके होंगे, जिससे आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। सो लाइव क्लास में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो लोगों को आती है ना। डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है। और आपको, है ना, ये सब्सक्रिप्शन लेते समय डिस्काउंट की जरूरत है तो मेरा एक कोड है, उसको आप यूज कीजिए AM500, डेफिनेटली यहां पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड डियर AM500, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर। सो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से वो डिस्क्राइब भी करूंगा, डिटेल में बताऊंगा भी चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, ओके, और हमने समय स्टार्ट कर दिया है। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हमारे पास एक वर्ड है मद्रास, हमारे पास एक वर्ड है मद्रास, और उसको मैंने कोड किया है MADRAS, और उसको मैंने कोड किया है 112 से, है ना। तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं पंजाब का, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको क्या लेटर्स के अपोजिट लेटर याद हैं डियर? बताइए। M का उल्टा क्या होता है? N होता है। A का Z, B का W, R का I, A का Z और S का H। और इसकी प्लेस वैल्यू, इसका 14, इसका 26, इसका 23, इसका 9, Z का 26 और H का 8, और इनको जोड़ेंगे तो 106 आएगा। और प्लस नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, है ना। 6 हमारा क्या है? नंबर ऑफ लेटर। ओके, समझ में आया? नंबर ऑफ लेटर। ओके, सो यही प्रोसेस आगे बढ़ेगी। पंजाब में P का उल्टा K, U का उल्टा F, N का उल्टा M, J का उल्टा Q, A का उल्टा Z और B का उल्टा Y। और इसका प्लेस वैल्यू 11, इसका 6, इसका 13, इसका 17, ओके, इसका 26 और इसका 25, है ना। और अगर इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये 98 देगा। और टोटल कितने लेटर्स हैं डियर? 6 लेटर हैं, तो जोड़ने पर ये 104 देगा। 100% D इज योर करेक्ट आंसर। सो लॉजिक क्या था? अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर, है ना। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए, ये लेटर फिलिंग है, यहां पे कुछ लेटर्स मिसिंग है, वो आपको मुझे बताना है। फटाफट से ट्राई करो। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देने वाला है। फटाफट से आंसर दो। ओके, समय समाप्त हुआ। हमारे पास कम समय था, इतने ही समय में आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना पड़ेगा। अब मुझे अगर ध्यान से एक चीज नोटिस करूं, सो एफ और आई मुझे यहां भी दिख रहा है और मुझे यहां भी दिख रहा है।
है ना, क्लियर है। अच्छा मुझे एफ कई बार दिख रहा है, अब यहां पर देखूं एफ से अगर स्टार्टिंग हुई है तो यहां भी एफ से स्टार्टिंग हुई होगी, है ना, यहां भी एफ से स्टार्टिंग हुई होगी और यहां भी एफ से स्टार्टिंग हुई होगी, एफ आई आर, और यहां पर ई लिखा है तो एफ आई आर ई डी बोल सकता हूं, यहां पर भी एफ आई बोल सकता हूं मैं, है ना, एफ आई बोल सकता हूं यहां पर, है ना, एफ आई। अब ध्यान से सोचो, यहां आर लिखा है और यहां टी लिखा है तो हो सकता है एफ आई आर एस ई डी, एफ आई टी, है ना, ई डी, ओके, और एफ आई यू ई डी, है ना। तो इसका मतलब है मेरे पास एफ आई, ठीक है, और ई डी ये कांस्टेंट है, और एक बार पहले आर आया, फिर एस आया, फिर टी आया, फिर यू आया, इसका मतलब एफ आई, है ना, एस ई डी, है ना, एफ आई, है ना, एफ आई टी ई डी, है ना, और एफ आई, ओके, यू ई डी, है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां मिसिंग क्या क्या था, ई आई एस, ई आई एस, आई ई, है ना, यू डी, यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो मेरे को ये समझ में आया यहां पर कि ऐसे लेटर्स में ना फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप इसको पक्का टुकड़ों में बांट सकते हो। तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो एफ और आई था वो कांस्टेंट था, है ना, मेरा एफ और आई जो था वो मेरा कांस्टेंट था, है ना, एफ और आई मेरा कांस्टेंट था, ई और डी भी मेरा कांस्टेंट था, आर एस टी यू एक सीरीज में बढ़ रहा है, और ये हमारा पैटर्न है। समझ में आया क्या, ये हमारा पैटर्न है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, गुड, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास कुछ ग्रुप लेटर्स लिखे हैं और उनकी पोजीशन मैंने डिफाइन की है, ठीक है। अब उसी डिफाइन की वजह से मैं इनको किस ऑर्डर में जमाऊं, जमाने के बाद मुझे उस वर्ड का एक मीनिंग निकल के आएगा, है ना। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देने वाला है, फटाफट से बताओ। इट इज द टेस्ट ऑफ योर वोकैब, है ना, आपका वोकैब कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, ये उसका टेस्ट है ना। तो जैसे एल लिखा है हमारे पास, पी लिखा है, सी लिखा है, ई लिखा है ना, आई लिखा है और एन लिखा है। इसका मतलब है 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5 और इसका मतलब 6। तो कौन से ऑर्डर में जमाऊं, आंसर बनेगा, फटाफट बताइए। अच्छा समय समाप्त हुआ। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर मुझे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मुझे ऑप्शन से देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर स्टार्टिंग किससे हुई, 3 से। अब 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है सी, है ना। 4 का क्या मतलब है, ई, है ना। आगे बताओ 1 का क्या मतलब है, एल, है ना। आगे बताओ 5 का मतलब क्या है, आई, है ना। आगे बताइए 2 का मतलब क्या है, पी, ठीक है। और 6 का मतलब क्या है, एन। क्या इस तरह का कोई वर्ड डिक्शनरी में होता है, ऐसा कोई वर्ड है डिक्शनरी में जिसका कोई मतलब हो, नहीं है डियर, ये वर्ड तो नहीं है। अच्छा दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 2 का मतलब है, ध्यान से पढ़ो, 2 का मतलब है पी, 2 का मतलब है पी, फिर 4 लिखा है और फिर 6 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 1 लिखा है। आगे बताओ 4 का मतलब है ई, 4 का मतलब है ई, 6 का मतलब है एन, 6 का मतलब है एन, 3 का मतलब है सी, 3 का मतलब है सी, 5 का मतलब है आई, 5 का मतलब है आई और 1 का मतलब है एल। बताइए, है ना, ऐसा कोई वर्ड देखा आपने, PENCIL, बताओ पेंसिल, आपने ऐसा वर्ड डेफिनेटली देखा है। इसका मतलब है पेंसिल, जो आप बहुत यूज करते हैं, अपने बचपन में आपने बहुत यूज की होगी, इसी वर्ड का इकलौता मतलब है। सो यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल, सभी को समझ में आया। तो आपको एक सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमारे कॉमन नॉलेज से होते हैं, मतलब वो वर्ड जो हमने कभी ना कभी जरूर सुना है ना, कभी ना कभी जरूर देखा है। इट इज अ टेस्ट ऑफ योर, है ना, मेंटल एबिलिटी, मतलब आप मेंटली कितनी चीजों को लेकर एनालाइज करते हैं, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, ये उसका टेस्ट है ना। क्लियर है, समय कैसे मैनेज करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना समय, है ना, और अपने नॉलेज को मैनेज करना है और वहीं से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये 5 आकृति दी हुई है, इसमें से कोई एक अलग है, डिफरेंट है, ऑड है। आप मुझे बताइए कौन सी अलग दिख रही है डियर आपको।
ओके, समय समाप्त हुआ। अगर ध्यान से नोटिस करो, सो हर डायग्राम में ना, हर एक शेप में, मैं किसी भी शेप की बात करता हूं, तो एक हमारा अंदर है और दो हमारे बाहर हैं, दो बाहर हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहां पर एक अंदर है और दो बाहर हैं, है ना। यहां भी एक अंदर है और दो बाहर हैं, है ना। यहां भी एक अंदर है और दो बाहर हैं, यहां भी एक अंदर है और दो बाहर हैं। क्लियर। लेकिन अगर यहां देखोगे तो दो अंदर हो गए और एक बाहर हो गया। इसका मतलब ये इकलौता ऑप्शन है जो अलग है। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब यहाँ पे भरा है, खाली है, वो लॉजिक लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ एक अंदर भरा है, दो बाहर खाली हैं। यहाँ एक अंदर बड़ा है, खाली है और दो बाहर है ना। यहाँ एक अंदर खाली है, दो बाहर हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे हैं, देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे हैं, है ना। क्लियर है, वो सिमिलरिटी नहीं बन रही। बट यहां से सिमिलरिटी बन रही है कि एक डायग्राम हमारा अंदर है किसी भी शेप के अंदर और दो डॉट बाहर हैं। अब वो खाली हैं कि भरे हुए हैं, उसका लॉजिक नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि दो शेप एक जैसे लिख रहे हैं, जैसे ये दोनों एक जैसा लग रहा है और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप नहीं बनता, ऐसे ऑप्शंस नहीं बनते जिसमें दो एक जैसे और दो एक जैसे, है ना। ऐसा बनेगा जिससे चार एक जैसे बन जाए। तो चार एक जैसे कौन कौन बन रहे हैं सर? हमारा ये वाला ऑप्शन, मतलब ए, सी, डी और ई एक जैसे हैं, क्योंकि इनका एक डॉट अंदर है ना, वन डॉट इनसाइड है और टू डॉट्स आउटसाइड है। ये लॉजिक है, समझ में आया? सो यस, डेफिनेटली बी ऑप्शन इज अ डिफरेंट वन फ्रॉम द रेस्ट, है ना। सो यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चार वर्ड आपके सामने लिखे हैं, चार में से तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। आपको मुझे बताना है अलग कौन है। ओके, फटाफट से बताइए कौन अलग दिख रहा है डियर आपको। ध्यान से सुनो, ये जो वर्ड्स है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूं चमगादड़ की, है ना, बैट की, तो डेफिनेटली ये हमारा कौन है? एनिमल है। ये हमारा एनिमल है ना। और ध्यान से सुनो, है ना, जो सील है वो भी हमारा एक जली जानवर है, मतलब जानवर ही है ना। तो दिस इज अगेन एनिमल, है ना। और अगर मैं बात करूं मूषक की, है ना, तो ये भी एक एनिमल ही है। दिस इज अगेन अ एनिमल, है ना। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, मुर्गियों की, तो ये हमारा एक बर्ड है। तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन बाकी सभी से अलग है। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। डी इज अ डिफरेंट वन, क्योंकि डी एक लौता ऐसा है जो बर्ड का एग्जाम्पल है। बाकी सारे तीनों ए बी सी तीनों के तीनों एनिमल के ऑप्शंस हैं। सो यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये कोडिंग का क्वेश्चन है ना। यहां पर इस वर्ड को इस तरीके से कोड किया गया, इस वर्ड को इस तरीके से कोड किया गया, तो इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा? ऑप्शन 4 है, जल्दी से मुझे आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। मेरे पास एक वर्ड लिखा है PLUMAGE, क्लियर है। और इसको मैंने लिखा है GICOWNR, ठीक है। सो अब मैं आपसे वर्ड, है ना, TIRBAL का मतलब पूछ रहा हूं, है ना। बताओ जल्दी से, समय समाप्त हुआ। देखो, अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख ले, इसका 16 होता है, इसका 12 होता है, इसका 21 होता है, इसका 13 होता है, इसका 1, इसका 7 और इसका 5। इसकी प्लेस वैल्यू 7, इसकी 9, इसका 3, इसका 15, इसका 23, इसका 14 और इसका 18। अब ध्यान से नोटिस करो, है ना, बहुत ध्यान से नोटिस करो, 16 और 2,
है ना 18 होता है ना 12 और 2 14 हो जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 17 7 और 2 9 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये क्रॉस किया है और +2 आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ भी आगे बढ़ेंगे। बताइए है ना एल में 2 जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा एन आएगा, है ना ए में 2 जोड़ेंगे तो डेफिनेटली बी आएगा, बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आएगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो के आएगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आएगा और टी में 2 जोड़ेंगे तो वी आएगा। डेफिनेटली एन बी डी है ना एन बी डी। क्लियर है? बोलो एन होना चाहिए फिर बी होना चाहिए, ठीक है। सॉरी अगर मैं ए में 2 जोड़ूंगा, सॉरी माय मिस्टेक, अगर ए में 2 जोड़ूंगा ना, अगर मैं ए में 2 जोड़ूंगा तो सी आएगा और बी में 2 जोड़ूंगा तो डी आएगा, आई में 2 जोड़ूंगा तो के आएगा, आर में 2 जोड़ूंगा तो टी आएगा और टी में 2 जोड़ूंगा तो वी आएगा। सो एन सी डी है ना, एन सी डी है ना, के टी वी है ना, 100% ये मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, एन सी डी के टी वी। यस आई गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से बताइए, जैसे ये आपके सामने डायग्राम है ना, इनमें से कोई एक अलग है, ऑड है, डिफरेंट है ना? चूज करके बताओ कौन सा अलग दिख रहा है। अच्छा टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर ध्यान से नोटिस करें तो आपको हर एक शेप में, है ना, हर एक शेप में, जैसे इस शेप की बात करेंगे तो ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस शेप में बात करेंगे। अब यहाँ पे सर्किल एंड स्क्वायर का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 3 जगह स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 2 जगह रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है और ये 2 सर्किल दिख रहा है, तो सर्किल और रेक्टेंगल का कोई ऑप्शन है नहीं, कोई लॉजिक है नहीं। अच्छा दूसरा लॉजिक ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इज इक्वल टू, ये हमारा इज इक्वल टू, यहां ये इज इक्वल टू है, यहां ये इज इक्वल टू है और यहां ये इज इक्वल टू है। अब ध्यान से नोटिस करना, इज इक्वल टू के सामने स्टार है, इज इक्वल टू के सामने स्टार है, इज इक्वल टू के सामने स्टार है और यहां इज इक्वल टू के सामने स्टार है, लेकिन यहां इज इक्वल टू के सामने एस्ट्रिक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली अलग है। यस हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी एकलौता ऐसा ऑप्शन है इसमें जो कि अलग है। समझ में आया सभी को? फटाफट बताइए, ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसमें ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये बाकी सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब में, है ना, जो ये हमारा इक्वल टू साइन था उसके सामने एस्ट्रिक मतलब हमारा स्टार सिंबल आ रहा था, इज इक्वल टू के सामने स्टार, इज इक्वल टू के सामने स्टार, इज इक्वल टू के सामने स्टार होना चाहिए था, बट ऐसा इसमें नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर है। यस आई गो विथ दिस ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? यस हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको एक एनालॉगी का क्वेश्चन है, इसको कहेंगे फिगर एनालॉगी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? फिगर एनालॉगी। ओके सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का पहले आंसर कौन देने वाला है। फटाफट से आंसर दो डियर। अच्छा देखो ध्यान से, डायग्राम को ध्यान से नोटिस करना। अगर आप इस एरो की बात करेंगे, ठीक है, तो ये एरो यहां आया है, मतलब ये सिंपल 45 डिग्री टर्न हुआ है, 45 डिग्री टर्न हुआ है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे टर्न हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है ना। अच्छा ये सिंबल भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, ध्यान से नोटिस करो, ये वाला सिंबल भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है और वो भी
45 डिग्री, बोलिए वो भी 45 डिग्री। ध्यान से नोटिस करो, ये सिंबल यहां से उठकर यहां आ गया, 45 डिग्री टर्न हुआ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, और आप ध्यान से नोटिस करना, अगर आप इस सिंबल की बात कर रहे हो तो ये जो सिंबल है वो 45 डिग्री तो टर्न हुआ है, 45 डिग्री तो टर्न हुआ है ना, बोलिए 45 डिग्री तो टर्न हुआ है, लेकिन ये जो टर्न है ना वो क्लॉकवाइज है, ये जो टर्न है ना वो क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं इस शेप की बात करूंगा, ध्यान से नोटिस करना, अगर मैं इस शेप की बात करता हूं, ये वाला जो शेप है ना वो यहां से उठकर यहां गया है, इसका मतलब वो पहले यहां था, अभी उठ के यहां गया है, इसका मतलब 135 डिग्री गया है, और 135 कैसा गया है, ऐसे उठकर ऐसे गया है, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऐसे ही बाकी सारे चीजें मूव होंगी। तो ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, चलेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है। अच्छा, इस सिंबल की बात करेंगे तो ये भी 45 डिग्री टर्न हुआ है, तो ये भी 45 डिग्री टर्न होगा, यहां जा रहा है चलेगा, यहां जा रहा है चलेगा, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है, तो ऐसे ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होगा, तो ये उठ के इधर आना चाहिए, यहां आ रहा है बट यहां नहीं आ रहा, इसका मतलब बी भी गलत है। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो यहां पर हर एक टर्म घूम रहा है। जैसे अगर आप डायग्राम की बात करेंगे, जैसे अगर आप डायग्राम की बात करेंगे तो अगर आपका ये शेप है ना, अगर ये आपका शेप है तो ध्यान से नोटिस करना डियर, है ना, अगर ये आपका शेप है, ध्यान से नोटिस करो डियर, अगर ये आपका शेप है, ठीक है, और इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, तो आपका अगर मूवमेंट है ना इस तरफ होता है ऐसा, तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा ही मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है डियर? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे हर एक चीज के मूवमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आई? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? फटाफट से क्विक रिस्पॉन्स करो, है ना। यहां पे हर एक, है ना, यहां पे हर एक चीज, है ना, हर एक चीज घूम रही है। लॉजिक समझ में आया, है ना? बोलो, लॉजिक समझ में आया डियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर है ना, इसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ओके, सो लेट्स सी पहले कौन आंसर देता है। फटाफट से आंसर दो, टाइमर स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आंसर दीजिए। मैं सारा रिलेशन एक बार लिख देता हूं, है ना। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से पढ़ो, एस परसेंटेज डी लिखा है। अब परसेंटेज का क्या मतलब है? ध्यान से पढ़ो, परसेंटेज का मतलब है वाइफ, परसेंटेज का मतलब है वाइफ, है ना। तो जहां भी परसेंटेज बना होगा वहां हम लोग वाइफ बनाएंगे यहां पर, है ना। तो यहां पे हम लोग डेफिनेटली एस को वाइफ बनाएंगे डी की। एस इज अ वाइफ ऑफ डी, एस इज अ वाइफ ऑफ डी, तो डी उसका हस्बैंड हो जाएगा, है ना। अब ये हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हो गया, एस वाइफ है डी की। आगे डी हैश लिखा है, हैश का मतलब है ब्रदर, तो डी हमारा जो है ना वो डेफिनेटली ब्रदर है, डी जो है ना वो डेफिनेटली ब्रदर है। और किसका ब्रदर है? एफ का ब्रदर है, डी एफ का ब्रदर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। आगे लिखा हुआ है एफ एट दी रेट जी, एट दी रेट का मतलब है डॉटर, तो यहां पे एफ जो है ना वो डॉटर है, किसकी डॉटर है? जी की डॉटर है ना। एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। आगे जी एंड एच लिखा है, एंड का मतलब हस्बैंड है, तो जी जो है ना वो डेफिनेटली हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? एच का हस्बैंड है ना। अगर जी एच का हस्बैंड है, अगर जी एच का हस्बैंड है, सो डेफिनेटली अगर जी एच का हस्बैंड है ना, जी एच का कौन है? हस्बैंड है, सॉरी,
जी एच का हस्बैंड है तो एच जी की वाइफ होगी, है ना। अगर जी एच का हस्बैंड है तो एच जी की वाइफ होगी, यही लिखा है डियर, है ना। आगे एच @j लिखा है, @ का मतलब होता है डॉटर, तो यहां पे जो एच है ना, यहां पे जो एच है ना वो डेफिनेटली डॉटर है। किसकी डॉटर है बोलो, एच किसकी डॉटर है यहां पर, जल्दी बताइए, एच किसकी डॉटर है यहां पर, एच इज अ डॉटर ऑफ जे, है ना, एच बेटी है जे की, ये रिलेशन बन गया। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है एफ का जे से क्या रिश्ता है, अब ध्यान से पढ़ो, है ना। यहां पर है ना एफ का जे से क्या रिश्ता है, तो देखो जरा, एफ यहां पर है। अच्छा, एफ के लिए एच कौन होगी, मम्मी होगी, है ना। और मम्मी का है ना एक तरीके से अगर मैं बात करता हूं एफ ओ एच जे का कौन है, तो आपको यह समझना पड़ेगा जे की एक बेटी है एच, और उस बेटी की बेटी है, तो डेफिनेटली बेटी की बेटी है। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बताओ, जे की एक बेटी है एच और उस बेटी की वो बेटी है, बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखो, यहां पर डी और एफ पक्का भाई बहन थे, है ना, डी एफ का भाई था, है ना, एफ जी की बेटी थी, जी एच का हस्बैंड है, तो एच और जी हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, तो एच और जी पक्का डी और एफ के मां बाप होंगे, है ना। तो एफ की मम्मी का रोल यहां पे एच कर रहा है, और एच के लिए, है ना, एच के लिए जे उसका पापा या मम्मी हो सकता है। तो अब आप मुझे बताइए जे का एफ से क्या रिश्ता है, यही तो पूछ रहा है, जे एफ का जे से क्या रिश्ता है, तो एफ जो है वो जे की बेटी की बेटी है, मतलब ग्रैंड डॉटर है। डॉटर की डॉटर को हम लोग ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। सो यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर हुई बात। यहां मुझे जे का जेंडर नहीं मालूम, यहां मुझे जे का जेंडर नहीं मालूम, जे हमारे एफ का मैटरनल ग्रैंडफादर भी हो सकता है ना, और मैटरनल ग्रैंडफादर भी हो सकता है, मतलब नाना हो भी हो सकता है और नानी भी हो सकती है, जे की बात करें तो। बट लेकिन एफ तो जे का पोती ही होगी, है ना, फीमेल है, पोती ही होगी, ग्रैंड डॉटर ही होगी, और ग्रैंड डॉटर को हम लोग डॉटर की डॉटर बोल सकते हैं, है ना। यस, बी इज माय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जामिनेशन हॉल में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ओके, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहां पे चार दोस्त लाइन में खड़े हैं, है ना, और स्ट्रेट लाइन में चार दोस्त खड़े हैं, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, देयर आर, है ना, 4 फ्रेंड्स ABCD स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ABCD 4 लोग खड़े हैं, बट वो इसी ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है। अब पहली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा, पहली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, A and B आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 1 पर्सन। इसका मतलब A के आगे एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए, है ना। होने के लिए A के आगे 4 आदमी भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आगे एक आदमी होना चाहिए। किसके आगे होना चाहिए, A के आगे। क्लियर है, A के आगे एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए, और आगे यह भी लिखा है कि बी के आगे भी एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब मैं अगर किसी पर्सन के आगे की बात करूंगा, अगर मैं किसी भी पर्सन के आगे होने वाले लोगों की बात करूंगा, तो जो लेफ्ट में आते हैं लोग वही आगे होते हैं, जो लेफ्ट में लोग आते हैं वही आगे होते हैं, और जो लोग राइट में आते हैं, जो भी लोग राइट में आते हैं, वो सभी लोग उस आदमी के पीछे होते हैं, है ना, नीचे होते हैं, लोअर होते हैं। अगर आपकी रैंक चौथी है तो तीसरी रैंक वाला, दूसरी रैंक वाला आपसे अच्छी पोजीशन पे है, आपसे आगे खड़ा है ना। समझ में आई बात।
अच्छा, ए और बी के आगे एटलीस्ट एक आदमी खड़ा होना चाहिए, होने के लिए 2 आदमी भी हो सकते हैं, 3 आदमी भी हो सकते हैं। आगे इंफॉर्मेशन लिखी है बी हमारा सी और डी के बीच में है। अब देखो बी जो है ना वो सी और डी के बीच में है। अब बी जो है ना वो सी और डी के बीच में है ना। अब मैंने बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बी एक ऐसा आदमी है जो डी और सी के बीच में खड़ा है, डी और सी के बीच में खड़ा है ना। आगे मैंने आपको यह भी बताया था कि बी के आगे एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए, 2 आदमी भी चलेगा, 3 आदमी भी चलेगा, और ए के भी आगे एटलीस्ट 2 या 3 आदमी होने चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब ए कभी यहां नहीं आएगा। ध्यान सोचो, 4 आदमी अगर खड़े हैं तो ए कभी यहां नहीं आएगा, है ना। ए कभी यहां नहीं आ सकता क्योंकि ए के आगे एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए। तो ये यहां पर ए तो गलत हो गया, है ना। हमारी सोच के हिसाब से ए यहां पर गलत हो गया। ठीक है, अब अगर मैं सोचूं ए को यहां रखने का तो बिल्कुल रख सकता हूं, ए के आगे कई लोग रख सकता हूं, बिल्कुल चलेगा ये बात, है ना। 100% चलेगी ये बात, है ना। अच्छा, आगे लिखा हुआ है डी कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। डी कभी लास्ट में नहीं आएगा मतलब एंड में नहीं आएगा, है ना। तो अगर मैं ए को यहां रख के दूं और ए के आगे 3 लोग को रख दूं चलेगा, लेकिन डी कभी लास्ट में नहीं हो सकता, एंड में नहीं हो सकता। ये वाला डायग्राम डेफिनेटली गलत है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम 100% सही है ना। सी बी डी ए 100% सही है। और अब आपसे पूछ क्या रहा है ना, हु स्टैंड फर्स्ट, पहले नंबर पे कौन खड़ा है, बताइए। पहले नंबर पे डेफिनेटली कौन खड़ा है? आई होप सभी लोग मुझे बता सकते हैं पहले नंबर पे 100% कौन खड़ा है, बताओ जल्दी से, है ना। बताओ पहले नंबर पे कौन खड़ा है, दिख रहा है डियर आपको? पहले नंबर पे कौन खड़ा है, बताओ जरा जल्दी से। पहले नंबर पे हमारा सी खड़ा है, दिख रहा है डियर सभी को? बोलो। देखो इंफॉर्मेशन कहती है ए एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%, है ना। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गलत पढ़ लिया। मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन को गलत पढ़ लिया। मैं यहां पर कह रहा है, मैं इसको रफ करता हूं डियर, एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो यहां पर इंफॉर्मेशन लिखी है उसको एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से नोटिस करना। ठीक है, देखो मैंने आपसे पढ़ी क्या लाइन, पढ़ना क्या चाहिए था। मैंने यहां पर पढ़ा ए एंड बी अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%, मतलब ए और बी, है ना, अहेड हैं कम से कम एक आदमी से। मतलब यह बात कंफर्म है कि ए के पीछे, है ना, एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए, बी के पीछे भी एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए, 2 आदमी भी चलेंगे पीछे। मतलब ए को हम लोग सबसे पीछे नहीं रख सकते, ए कम से कम एक आदमी के आगे होना ही पड़ेगा। होने के लिए ए 2 आदमी से आगे भी चलेगा, 3 आदमी से भी आगे चलेगा, 4 आदमी से भी आगे चलेगा, लेकिन ए कम से कम एक आदमी के आगे होना चाहिए। ए हम लोग लास्ट में नहीं रख सकते, ए को लास्ट में रख नहीं सकते, ये बात समझ में आती है। अच्छा, और इसमें इंफॉर्मेशन है बी हमारा सी और डी के बीच में है। अब बी को हमने सी और डी के बीच में रख दिया, ठीक है। अच्छा, डी हमारा लास्ट में आ नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, और मैं ए को यहां रख नहीं सकता, मैं यहां पर ए को रख नहीं सकता क्योंकि ए एटलीस्ट एक आदमी के आगे आना ही चाहिए, है ना। इसका मतलब ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है वो यहां पे गलत हो रहा है। इसका मतलब मैं ए को यहां रख सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया, ध्यान सोचना, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो डी चला गया लास्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी कभी लास्ट में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन गलत हो गई, है ना। अब नीचे वाली सिचुएशन की बात करते हैं तो ए कभी लास्ट में आएगा नहीं, क्योंकि ए कम से कम एक आदमी के आगे होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला ए गलत हो गया, इसका मतलब ये वाला ए गलत हो गया डियर, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, ए को आगे रख सकते हैं, है ना। डेफिनेटली ए को आगे रख सकते हैं। ए 3 लोगों से आगे है, बी एक आदमी से आगे है, डी और सी के बीच में बी बैठा है, बी किनारे में नहीं बैठा, चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो बताइए सबसे पहले कौन खड़ा है लाइन में? 100% ए खड़ा है। यस, सबसे पहले ए खड़ा है। यस, हम लोग ए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन समझ में आया डियर? फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर टू ऑल? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, फटाफट से आंसर दो।
अच्छा, समय समाप्त हुआ। ध्यान से नोटिस करो, यहां पे बोल रहा है ना, यहां पर बोल रहा है कि इनके बीच में एक रिश्ता है। ध्यान से नोटिस करना मेरी बात, इनके बीच में एक रिश्ता है, जैसा रिश्ता यहां है वैसा ही रिश्ता यहां भी होगा, है ना। मैंने कहा जैसा रिश्ता यहां है वैसा ही रिश्ता यहां भी होगा, तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो यहां पर KNF लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या हो सकता है, हैश की जगह पे क्या हो सकता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। मुझे ऑप्शन को पुट करना पड़ेगा और आंसर देने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, बी वाले ऑप्शन को पहले रख के देखता हूं, ठीक है। रखने के लिए मैं ए ऑप्शन भी रख सकता हूं, सी ऑप्शन भी रख सकता हूं, डी ऑप्शन भी रख सकता हूं, बट मैं सोचता हूं बी ऑप्शन को रखकर कि अगर मैंने पहले MOLH रख दिया तो यहां पर इनके बीच में क्या रिश्ता बन रहा है। सो M-2K L+2N और H-2F, अगर यही चीज यहां भी लगाई जाए कि Q-2 C+2 और E-2, तो बताइए Q-2 हमारा कौन आ जाएगा, O आ जाएगा, है ना। C+2 E हो जाएगा और V-2 T हो जाएगा। तो यस OET यहां पर लिखा है, सो यस हम लोग बी के साथ जाएंगे। बी एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो रिश्ता ए का बी के साथ है वही रिश्ता सी का डी के साथ है, जो रिश्ता ए का बी के साथ है वही रिश्ता सी का डी के साथ है। तो यहां पर मुझे बी और सी दिया था और ए और डी पूछ रहा था। बहुत अच्छा एनालॉजी का टाइप है ना। ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, हमें सारे ऑप्शन रखने पड़ेंगे, एक ही जगह रिलेशनशिप बनेगा। जो रिश्ता ए का बी से है, जो रिश्ता ए का बी से है वही रिश्ता सी का डी से भी होगा। और यहां रिश्ता था -2 + 2 -2, है ना। क्लियर हुई बात, समझ में आया क्वेश्चन, जल्दी बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन। जो रिश्ता यहां पे MLH का KNF के साथ है वही रिश्ता QCV का OET के साथ आएगा। तो इसका मतलब हमारे हैश की प्लेस पर MLH आएंगे और परसेंटेज की प्लेस पर OET आएंगे। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ना। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली ट्रू इसमें क्या है, कौन सी बात सही है वो आपको बताना है, फटाफट से बताइए। अच्छा, मेरे पास ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, और अब मुझसे पूछ रहा है ये वाली बात सही है कि गलत है। अब मैं पूछ रहा हूं Z और A की, है ना। तो अगर मैं ध्यान से रिलेशन देखूं, Z बड़ा है F से और F छोटा है A से, है ना। सो अगर मैं अब Z और A को कंपेयर करने जाऊंगा तो आई एम नॉट श्योर, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि Z A से बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि Z A से छोटा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि Z A के बराबर हो। मेरे को अभी यहां पर श्योरिटी नहीं है ना भाई। देखो सिंपल सी बात मुझे समझ में आती है कि अगर Z F से बड़ा है और अगर Z F की उम्र 10 साल है तो Z हमारा जो है 12 साल का हो सकता है ना, 11 साल का भी हो सकता है ना। और अगर F A से छोटा है, A F से बड़ा है, तो A हमारा 12 साल का भी हो सकता है, 11 साल का भी हो सकता है और 13 साल का भी हो सकता है। तो इस 12 के लिए 12 बराबर भी हो सकता है, इस 12 के लिए, है ना, इस 12 के लिए 12 बराबर भी हो सकता है, इस 12 के लिए 11 हमारा छोटा भी हो सकता है, मतलब 12 बड़ा भी हो सकता है, और इस 12 के लिए 13 बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब Z A से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये वाली बात श्योर नहीं है, डाउट में है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात Z और F की हो रही है। अब मैंने अगर Z और F की बात की तो मुझे फ्लो मिल रहा है और मुझे ये साइन मिल रहा है, इसका मतलब G F से 100% बड़ा है।
जब कोई चीज़ ऑलरेडी बड़ी है तो उसे छोटा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो दोनों कंक्लूजन मेरे गलत हैं। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। दोनों कंक्लूजन मेरे सही नहीं है। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर हुआ डियर? चलिए, ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। चूज करके बताओ कौन सा अलग दिख रहा है। फटाफट से सोचो जरा। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग है। ध्यान से नोटिस करो, 17 और 7 और 18 में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर मैंने 7 को डबल किया और उसमें 4 जोड़ा तो मेरा 18 आएगा। बोलो, 7 को डबल करें और 4 जोड़ें तो 18 आएगा। ऐसे ही 15 को भी डबल करें और 4 जोड़े तो 34 आएगा, है ना। ऐसे ही अगर 1 को भी डबल करें और 4 जोड़ें तो डेफिनेटली 6 आएगा। सब सेम है, लेकिन अगर 18 को डबल करेंगे डियर और 4 उसमें अगर जोड़ेंगे ना हम लोग, 18 दूनी 36 होता है डियर, और 4 जोड़ने पर डियर 40 आएगा, 42 नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है बाकी सबसे अलग है। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए वाला ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है, क्योंकि बाकी तीनों में, है ना, फोर्थ नंबर को, है ना, बाकी सब में फोर्थ नंबर को डबल करके 4 जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आएगा। ऐसा हमारा बी में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है, डी में भी हो रहा है, बट ऐसा ए में नहीं हो रहा। तो ए अलग हो गया। क्लियर टू ऑल? गुड। चलो फटाफट बताओ, यहां एक सीरीज है, एक टर्म मिसिंग है, वो आपको ढूंढ के बताना है। फटाफट से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन क्रैक करेगा यहां पर। अच्छा, समय समाप्त हुआ। अच्छा बताओ, 48 में अगर मैं सोचूं 48 और ये जो 75 है, अगर मैं 48 में 27 जोड़ूंगा तो मेरा 75 आएगा, और अगर 75 में 33 जोड़ूंगा तो मेरा 108 आएगा। तो देख रहा हूं मैं, सोच रहा हूं ये 6 बड़ा है, तो आगे भी 6 बढ़ जाए, है ना। तो इसका मतलब यहां 39 हो जाए, और आगे भी 6 बढ़ जाए, है ना, तो यहां पे 45 हो जाए, है ना। क्लियर है? 39 जोड़ूं और फिर 45 जोड़ूं। इसका मतलब 108 में अगर मैं 39 जोड़ूंगा तो मेरा 147 आएगा, और अगर 147 में 45 जोड़ूंगा तो डेफिनेटली 192 आएगा मेरा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां 147 आना चाहिए। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। समझ में आया? तो यहां पर डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट 6 से बढ़ रहा है, वही आपको सोचना था। समझ में आया क्या? क्लियर हुई बात? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फटाफट से एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देता है। समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से आंसर दो। ओके, समय समाप्त हुआ। यहां पर सारी बातें लिखी हैं, बस आपको ड्रॉ करना है। D@N लिखा है। @ का क्या मतलब है? डॉटर, है ना। तो इसका मतलब D जो है वो डेफिनेटली डॉटर है। किसकी डॉटर है? N की डॉटर है। आगे N @ H लिखा है, इसका मतलब N भी बेटी है। किसकी बेटी है?
एच की बेटी है। आगे एच एंड वाई लिखा है, एंड का मतलब हस्बैंड है, तो एच जो है वो हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? वाई का, तो वाई उसकी वाइफ हो जाएगी। पक्का? यहां पर ये दोनों जो हैं हस्बैंड और वाइफ है ना। और ये दोनों एन डी एन की बेटी थी, एन एच की बेटी है। आगे लिखा है ना, वाई एट दी रेट एफ। एट दी रेट का मतलब फिर से डॉटर है ना, तो इसका मतलब वाई यहां पे बेटी है। किसकी बेटी है? एफ की बेटी है ना। अच्छा, आगे एफ परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज का मतलब वाइफ है, सो एफ डेफिनेटली यहां पर वाइफ है। किसकी वाइफ है? वी की वाइफ है, तो वी उसका हस्बैंड हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया डियर, है ना। अच्छा, अब यहां पे पूछ रहा है वाई डी का कौन है, तो ध्यान से देखो वाई हमारे डी का कौन होगा, तो देखो जरा ध्यान से सोचो, डी की जो मम्मी है उसकी भी वो मम्मी है ना। सिंपल सी बात है, सो मदर्स मदर होगा। मेरी मां की मां है, मतलब मेरी नानी है, ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है ना। सो यस, मदर की मदर होगा। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी की मम्मी का रोल यहां वाई कर रहा है ना। डी की मम्मी का रोल यहां एन कर रहा है, और एन की मम्मी का रोल यहां वाई कर रहा है। इसका मतलब वाई डी का कौन हुआ? डी की मम्मी का मम्मी हुआ। यस, डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? फटाफट से बताइए, क्या यह क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार मुझे क्विक रिप्लाई कीजिए, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? है ना। डेफिनेटली मदर्स मदर इज माय राइट आंसर। क्लियर टू ऑल? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? चलो, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो जो बीच में मिसिंग साइन है ना, मिसिंग जो आपको दिख रहा है, वहां पे क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा जिससे इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाए। सो लेट्स सी, इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देता है? अच्छा, मुझे यहां पे इक्वेशन बैलेंस करनी है, और मुझे इज इक्वल टू 41 लाना ही है। मुझे इज इक्वल टू 41 लाना ही है। अब मुझे अगर 41 लाना है तो बीच में क्या रखूं मैं, यही सोच रहा हूं मैं, है ना। अब अगर मैं 268 को देखूं तो 268 को प्लस या माइनस करने से 41 तो कभी नहीं आएगा, है ना। तो 268 को डिवाइड किया जा सकता है। सो डिवाइड वाला कोई सिंबल है? हाँ, ए ऑप्शन अवेलेबल है, चेक करके देख लेते हैं डियर, है ना। डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद यहां माइनस कर दिया, माइनस के बाद यहां इनटू कर दिया, और इनटू के बाद यहां पर प्लस कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। जब डिवाइड सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये कितनी बार में जाएगा? जल्दी बताइए, 67 बार में जाएगा, है ना। 268 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 2 बचा 28, 4 7 जा 28, बिल्कुल 67 बार में जाएगा। फिर माइनस, अब ये 4 इंटू 5 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आएगा, और ये प्लस 14 लिखा है, और बराबर 41 लाना है मुझे, है ना। अब मैं सोचूं 67 में 40 घटाऊंगा तो 27 बनेगा, और अगर 27 को 14 से जोड़ूंगा तो 100% 41 आएगा। सो यस, मेरा 41 इज इक्वल टू 41। सो डेफिनेटली जो मेरी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, है ना। सो 100% ए वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? डेफिनेटली ए वाले ऑप्शन को पुट करने से मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। बाकी कोई भी ऑप्शन में पुट करूंगा तो कभी कोई बैलेंस नहीं बनेगा। क्लियर टू ऑल? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सैलॉक्स का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का पहले आंसर कौन देता है। ओके, समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, पहले स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सारा फोन लैपटॉप है, ऑल फोन्स आर लैपटॉप,
है ना। मेरी पहली इंफॉर्मेशन है मेरे सारे फोन जो हैं वो लैपटॉप है, मेरे सारे फोन जो हैं वो मेरे लैपटॉप है। फिर आगे बोल रहा है सारे पेन ड्राइव फोन है। बोलो, सारे पेन ड्राइव फोन है। तो जितना भी पेन ड्राइव था वो सब मेरा फोन हो गया। फिर आगे बोल रहा है सारे पेन ड्राइव पेन है। बोलो, फिर आगे बोल रहा है सारे पेन ड्राइव पेन है। तो ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, सारा पेन ड्राइव पेन हो जाएगा, है ना। अब कंक्लूजन, सारा पेन फोन है, पूरा पेन फोन हो भी सकता है और नहीं भी, श्योरिटी नहीं है मेरे पास। इसका मतलब ये मेरा एक डाउट केस है, इसका मतलब ये मेरा एक डाउट केस है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, है ना, फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात, सारा लैपटॉप पेन है। अब देखो, सारा लैपटॉप पेन हो भी सकता है और नहीं भी, इसका भी श्योरिटी नहीं है, ये भी डाउट केस है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तीसरा, सारा पेन ड्राइव लैपटॉप है। बिल्कुल, पूरा पेन ड्राइव फोन के अंदर है और पूरे फोन लैपटॉप के अंदर है, तो पूरी पेन ड्राइव भी लैपटॉप के अंदर होंगी। ये 100% सही है, डेफिनेटली ट्रू है, 100% फॉलो करेगा। तो केवल तीसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। यस, मैं ए ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा पजल है, लेट्स सी इस क्वेश्चन को पहले कौन क्रैक करेगा। फटाफट से आंसर दो। अच्छा, समय समाप्त हुआ। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की बात कर रहे हैं, और ये 7 अलग अलग दिन में एग्जाम देते हैं। एग्जाम की जो स्टार्टिंग है वो मंडे है और एंडिंग जो है वो डेफिनेटली संडे है। इसका मतलब हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और मुझे ये समझ में आ चुका है कि स्टार्टिंग जो डे है, मुझे ये समझ में आ चुका जो स्टार्टिंग डे है वो डेफिनेटली मंडे होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे होगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे होगा और फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा और लास्ट में संडे आएगा। और इन 7 दिनों में 7 लोग अलग अलग पेपर देंगे। क्लियर है? ईच ऑफ ABCD F G एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे, मतलब ये 7 सब्जेक्ट हैं और ये 7 सब्जेक्ट 7 अलग अलग दिनों में होते हैं, है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, है ना। अच्छा, A हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। अब देखो, A का जो एग्जाम है, बताओ जरा, ए का जो एग्जाम है वो डेफिनेटली कब हो रहा है? वेडनेसडे के दिन हो रहा है, मतलब 100% यहां ए आएगा, है ना। ए डेफिनेटली वेडनेसडे के दिन पेपर देगा। आगे लिखा हुआ है सिर्फ एक आदमी एग्जाम देता है, किसके बीच में? ए और बी के बीच में, है ना। अब मैंने आपसे कहा ए हमारा वेडनेसडे के दिन है और मैं अब आपसे कह रहा हूं ए और बी के बीच में सिर्फ एक आदमी पेपर देता है, तो बी हमारा यहां भी आ सकता है और बी हमारा यहां भी आ सकता है ना। मुझसे कहा गया ए जो है वो वेडनेसडे के दिन पेपर देता है, मुझसे कहा गया ए जो है वो वेडनेसडे के दिन पेपर देता है ना, और ए और बी के बीच में एक आदमी पेपर देता है। तो अगर ए वेडनेसडे के दिन है तो बी या तो फ्राइडे के दिन होगा या बी हमारा मंडे के दिन होगा, है ना। बी हमारा या तो फ्राइडे के दिन होगा, है ना, या फिर बी मंडे के दिन होगा, है ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। डी का एग्जाम हो रहा है जस्ट पहले किसके? बी के। अब बी के जस्ट पहले डी को होना पड़ेगा, मतलब डी यहीं आएगा। अब बताओ, बी के जस्ट पहले डी को आना पड़ेगा, तो क्या इस बी के पहले डी रख सकता हूं मैं? नहीं रख सकता। मंडे के पहले कुछ भी नहीं है, मंडे से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया, ऊपर वाला डायग्राम बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डी हमारा बी के जस्ट पहले आया है, तो डी हमारा यहीं आएगा क्योंकि बी के जस्ट पहले है।
आगे बोल रहा है सिर्फ एक आदमी पेपर देता है एफ और बी के बीच में। अगर बी यहां रखा है, अगर बी यहां पे रखा है मैंने, बोलो अगर बी मैंने यहां पे रखा है, बताइए जरा मुझे, अगर मैंने बी यहां रखा है ना, अगर मैंने बी यहां रखा है तो एफ को मुझे यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बी और एफ के बीच में मुझे एक आदमी रखना है। ये बी के लिए एफ यहां पॉसिबल नहीं है, यहीं बस आ सकता है ना। जी का एग्जाम एक दिन पहले है किसके, ए के, है ना। अब देखो जी का एग्जाम जो है वो पहले हो रहा है, किसके पहले हो रहा है, ए के। अच्छा, ए के पहले जी हो रहा है, ए के पहले जी हो रहा है, बट ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर सी, मतलब जो जी है ना वो 100% सी के बाद होना चाहिए। अब सी के बाद जी रखना है, जी को ए के पहले भी रखना है। अगर यहां जी रखूंगा तो सी रख नहीं पाऊंगा कि सी के बाद मुझे जी रखना है। इसका मतलब कभी यहां जी नहीं आ सकता डियर, है ना। इसका मतलब पक्की बात है जी यहां आएगा, जी ए के पहले हो गया और सी के बाद हो गया, है ना। क्लियर। तो हमारा सिर्फ ई बचा है, तो ई हमारा यहां आएगा। अब हमसे पूछ रहा है जी कब पेपर दे रहा है, तो जी हमारा ट्यूसडे के दिन पेपर दे रहा है। 100% ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। डेफिनेटली ए जो है वो हमारा ट्यूसडे के दिन पेपर दे रहा है ना, ट्यूसडे के दिन, है ना। ये हमारा थोड़ा सा हिंदी में गलत लिखा है, ये हमारा मंगलवार है ना, ट्यूसडे के दिन पेपर दे रहा है। क्लियर है। सो यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। सारे बच्चों क्लियर है डियर। चलो ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये रहा अगला क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, समय समाप्त हुआ। यहां पे हर चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, जैसे 77, है ना, फिर 7, फिर 17, फिर 49 और फिर 7 लिखा है। क्लियर। अब मुझे बताइए, यहां पे आपको सारी चीजों के मतलब दिए हैं। जैसे डिवाइड का मतलब है माइनस, जहां डिवाइड लिखा है वहां माइनस आ जाएगा, यहां डिवाइड लिखा था यहां पर माइनस आ जाएगा। अच्छा, इनटू का क्या मतलब है, ध्यान से बताओ। इनटू का मतलब है प्लस, जहां इनटू लिखा है वहां प्लस आएगा, इनटू का मतलब प्लस होगा। अच्छा, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है इनटू, जहां माइनस लिखा है वहां पर इनटू लगाना पड़ेगा, है ना। और प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है डिवाइड, जहां प्लस लिखा है वहां पर डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो यहां पे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर ये 17 इंटू 7 लिखा है, और ये 77 माइनस 7 प्लस, है ना, 17 इंटू 7। अब बताओ 17 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, 119 आएगा, है ना। और ये 77 माइनस 7 प्लस 119, 77 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा। और 70 में अगर 119 को ऐड करेंगे तो 189 आएगा। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट से बताइए, है ना, आपके सामने ये ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है। तो मुझे आप आंसर दीजिए। 3 और जैसे ये ऑप्शंस लिखे हैं ना, तो ये दोनों जो है ना वो एक जैसे हैं, तो जैसा ये दोनों है वैसे इन 4 में से कौन से ऑप्शन है ना, फटाफट से आंसर दो। क्या लॉजिक है, देखो 8 और 1 और 46 लिखा है। क्या लॉजिक है, 8 में 1 कम किया और उसका स्क्वायर किया और उसमें 3 घटा दिया। 8 माइनस 1 किया तो 7 आया, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर 49 में 3 घटाओगे तो 46 आएगा। देखो ये लिखा है ना। ऐसे ही आगे सोचो, 9 में 4 घटाओ,
उसका स्क्वायर करो और 3 घटा दो। 9 माइनस 4 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर 25 में 3 घटाओगे तो पक्की बात है 22 आएगा, है ना। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब अगर 7 में 3 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 3 घटाएंगे तो आ रहा है क्या, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में अगर 3 घटाएंगे मतलब 16 माइनस 3 करेंगे तो डेफिनेटली 13 आएगा, और ये मैच कर रहा है। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। बाकी किसी में ये सेम लॉजिक नहीं अप्लाई होगा। समझ में आया? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। समझ में आया डियर? चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना, एक मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देने वाला है, फटाफट से आंसर दो। देखो, मिरर इमेज में हर लेफ्ट की चीज कहां जाती है, राइट में जाती है। तो हमें इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमें कौन दिखाई देगा, इसका मतलब हमें पहले डेफिनेटली पहले कौन दिखाई देगा, पहले हमें डी दिखाई देगा, है ना। अब डी का जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ऐसा बनना चाहिए। अब इस ऑप्शन में तो नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना। इस ऑप्शन में भी नहीं है, गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में भी नहीं है, गलत हो जाएगा। तो सी इज माय करेक्ट आंसर। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल। सो यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। बाकी सब भी वैसे ही बन रहे हैं। पहले मुझे डी का इमेज दिखाई देगा, वो इस तरह से बनेगा। फिर मुझे ई का इमेज दिखाई देगा और वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। फिर मुझे एल का सेम बनेगा, और फिर एच की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। बन रहा है डियर? ध्यान से देखो, ऐसा एच था, सॉरी ऐसा एच था, है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। क्लियर है? सो यस, ऐसा मुझे सी में मिल रहा है। यस, डेफिनेटली हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। समझ में आई सारी बातें? बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। कैसा लगा डियर सेशन, है ना? प्लीज कमेंट करिएगा। समझ में आई सारी बातें? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये, है ना। डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन थे, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डियर, है ना। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करेंगे डेफिनेटली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में ऑप्शन आ जाएगा, या आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में लिखिए राइज स्मार्ट, डेफिनेटली आपको ऑप्शन आएगा। कंप्लीट एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। डेली 3 आवर्स की क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और प्लस जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस। इसका मतलब ये वो वीडियोस हैं जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसका मतलब जब आप कोई लाइव क्लास करेंगे तो जो पहले की बेसिक बातें हैं वो आपको आ चुकी होंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। डेफिनेटली इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AM500, है ना। AM500 डेफिनेटली यहां पे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सो यूज इट डियर ऑल, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू डियर। गुड लक।